नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, अब तो वैज्ञानिक भी इसको कहते हैं कि यदि हम आवश्यकता से अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, अपने खेत में अधिक मात्रा में यूरिया का, डीएपी का, एमओपी का, एसएसपी का प्रयोग करते हैं, तो उसके उपजाऊपन में गिरावट डालते हैं, उसका उपजाऊपन घटता जाता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन कैपेसिटी घटती जाती है और इसी का परिणाम हम देख भी रहे हैं। आज हमारी उत्पादकता में निरंतर गिरावट आ रही है। यदि दूसरी दुनिया के देशों से बात करें तो उसमें तो बहुत पीछे हम चावल को ले लें तो हमारे देश में आज चावल का पर कैपिटा उत्पादन जो है 6-7 17-18 क्विंटल के आसपास पर एकड़ है। लेकिन यदि हम बात करें फिलीपींस की, अमेरिका की, चाइना की, तो वो हमसे 250-3 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। हम यदि गन्ने की बात करें तो गन्ने में तो हम अपने देश में ही पिछड़े हुए हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक में उत्तर प्रदेश की अपेक्षा 3 से ज्यादा गुना गन्ना का उत्पादन हो रहा है। महाराष्ट्र में भी हो रहा है, लेकिन वहां अब उसमें रुकावट आने शुरू हो गई क्योंकि उन्होंने जितनी अधिक मात्रा में खेती में रासायनिक खादों का प्रयोग किया, उसमें उनकी जो खेत की मिट्टी है वो अपने जो उपजाऊपन है वो खोदी चली गई। तो ये आधुनिक जो प्रयोग हो रहे हैं, जो परीक्षण हो रहे हैं, उनसे एक बात बार बार दोहराई जा रही है, बार बार सिद्ध की जा रही है कि जितनी अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग हम फसलों में करते हैं, अपनी मिट्टी में करते हैं, हम मिट्टी को बंजर बनाते जा रहे हैं। बंजर ही नहीं बना रहे, मिट्टी में पानी को होल्डिंग करने की कैपेसिटी, नमी को बनाए रखने की क्षमता घटती जा रही है। मिट्टी कठोर होती जा रही है, हार्ड बनती जा रही है। मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो सीमेंट जैसी कठोर बनती चली जा रही है। इतना ही नहीं, मिट्टी के अंदर ना तो ऑक्सीजन पहुंच पाती है, और ऑक्सीजन ना पहुंचने के कारण मिट्टी के अंदर जो असंख्य संख्या में सूक्ष्म जीवाणु होते थे, जो मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए, जो प्राकृतिक, जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी गैसें हैं, उनको मिट्टी की फर्टिलिटी बनाने में मदद करते थे। या फिर हम जिन रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो यूरिया को हमारी फसलें सीधे सीधे उपयोग में नहीं ले पाती, उसको उपयोग बनाने में भी हमारे मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु भी मदद करते हैं। और यही जीवाणु हमारी फसलों की जड़ों में रहने वाले कुछ जीवाणु की मदद से वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में उपयोगी बना के स्थिर करते हैं, फास्फोरस को उपयोगी बनाते हैं, पोटाशियम को उपयोगी बनाते हैं, जिंक को उपयोगी बनाते हैं। तो इनकी बहुत महत्वता है, लेकिन अधिक खादों के प्रयोग से ये जीवाणु भी तेजी से घट रहे हैं। हमारी मिट्टी में आज केंचुआ दिखाई नहीं देता, मेंढक दिखाई नहीं देता, वो सब खत्म होने मर गए। इनका भी प्रभाव हमारी फसलों पर पड़ रहा है। तो ऐसे में हमें अपनी खेत की मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाए रखने के लिए तो जो रासायनिक खादों का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने की जरूरत है, और इसकी उपयोगिता तब और बढ़ जाती है जब हमारे खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस रहता है, ऑर्गेनिक कार्बन रहता है। यदि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो जो भी रासायनिक खादों का प्रयोग हम करते हैं उनका सदुपयोग भी फसलें नहीं कर पाती है, फसलों में उसकी भी कमी रह जाती है। अब यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उतना नाइट्रोजन हमारी फसलों की जड़ें मिट्टी से ग्रहण नहीं कर पाती है। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन हो। ऑर्गेनिक कार्बन बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनिक कार्बन फसलों का 50% हिस्सा तो बनाता है, लेकिन दूसरी चीजों में मदद करता है। अध्ययन कहते हैं कि हमारी मिट्टी में 1% के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन रहता है तो हमें खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी फसलों को किसी भी खाद की जरूरत नहीं है, अतिरिक्त नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया लेने की आवश्यकता नहीं है कि मिट्टी के अंदर इन सब पोषक तत्वों की पहली पर्याप्त मात्रा है। लेकिन जब नाइट्रोजन, जो ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर घटता जाता है, फिर हमें आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम की आपूर्ति करनी पड़ती है। हम डालते हैं, वो थोड़ी देर सक्रिय रहते हैं, उसके बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, अनुपयोगी बन जाते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं ज्यादा खाद डालने से हम अपनी फसलों को ज्यादा समृद्धशाली बना लेंगे, लेकिन वो हमारी मूर्खता है, और इस मूर्खता के कारण हम अपनी मिट्टी के उपजाऊपन को खोते जा रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप अपनी मिट्टी का उपजाऊपन बनाए रखना चाहते हो, मिट्टी
की उपजाऊ क्षमता को स्थिर रखना चाहते हो तो प्रत्येक फसल से पहले अपने खेतों में पर एकड़ की बात की जाए तो कम से कम 20, 25, 30 टन के आसपास गोबर की अच्छी से गली सड़ी खाद का प्रयोग करना आवश्यक है। गोबर की गली सड़ी खाद से नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे पोषक तत्वों की आपूर्ति तो हो ही जाती है, मिट्टी में पर्याप्त ह्यूमस और ऑर्गेनिक कार्बन डिप्लो हो जाता है, साथ ही मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता आ जाती है, ह्यूमस की दर बढ़ जाती है, नमी बनी रहती है। नमी है, ह्यूमस है, ऑर्गेनिक कार्बन है तो मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव है वो भी अपने को पुनर्स्थापित करने की स्थिति में आ जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणु को मल्टीप्लाई करने में, अपना संवर्धन करने में भी सहयोग मिल जाता है, अन्यथा वो भी निष्क्रिय होते जाते, क्षमता घटती जाती है क्योंकि हमारी मिट्टी में असंख्य तरीके के सूक्ष्म जीवाणु हैं। 8-10 के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। अब राइजोबियम के बारे में, ट्राइकोडर्मा के बारे में, सुडोमोनास के बारे में, माइकोराइजा के बारे में सब जानते हैं क्योंकि उनका प्रयोग भी करते हैं। ये आते कहाँ से? ये मिट्टी से ही आए हैं और मिट्टी में यथावत है। हमने सुना है कि जानते भी हैं हमारे किसान भाई, इस चीज से भली बात परिचित है कि दालों की यदि दाल हम अपने फसल में लेते हैं तो दालों के बाद हमारी मिट्टी का जो नाइट्रोजन क्षमता है बढ़ जाती है। ढैंचे के बाद में 1 एकड़ ढैंचे में यदि हम 45 दिन तक उसकी सुरक्षा करते हैं और फिर उसे उसी मिट्टी में मिक्स कर देते हैं तो उसके अपघटन से करीब करीब 40 से 50 किलो के आसपास जो यूरिया का हो रहा है उसके बराबर नाइट्रोजन हमारे खेतों में उपलब्ध हो जाती है। फास्फोरस की मात्रा उसमें क्षमता बढ़ जाती है, पोटासियम और दूसरे जो मिनरल्स हैं जो हमारी मिट्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनका स्तर भी हमारे खेत में बढ़ जाता है। मात्र 40 किलो ढैंचा की फसल लेने से उसको पकाना नहीं, जैसे ही उसमें फूल आने शुरू हो जाए, 40-45 दिन की ढैंचा की फसल हो जाए तो हमें उसे उसी मिट्टी में उसको मिश्रित कर देना है। मिट्टी के जीव, सूक्ष्म जीव उसको अपघटन कर देंगे, मिट्टी में मिक्स जाएगी तो हरी खाद के रूप में वो सारी आपूर्ति कर देती है। हमने इस पर प्रयोग भी किया। हमने देसी गाय के गोबर से एक पाउडर तैयार किया है, वो अद्भुत पाउडर है। उसको हमने गोबर भस्म संपूर्ण का नाम दिया है। इस गोबर भस्म संपूर्ण से मिट्टी की अधिकांश जो आवश्यकता पूरी हो जाती है। उसका नाइट्रोजन, फास्फोरस, और पोटासियम का स्तर तो बढ़ता ही बढ़ता है। उसमें जिंक, बोरॉन, माल्बिडियम सारे पोषक तत्व सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि हमने इसमें गोबर के साथ में गौमूत्र का प्रयोग भी किया है, गोबर की राख का भी प्रयोग किया है। हमने उसमें मोरिंगा का, ड्रमस्टिक बोलते हैं, सहजन बोलते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट भी उसमें प्रयोग किया है। सी बीड्स का भी प्रयोग किया है। सी बीड्स समुद्री जो काई है उसमें भी असंख्य पोषक तत्व रहते हैं, उसमें बहुत सारी मात्रा में विटामिन भी रहती हैं, तो मिनरल्स भी रहते हैं, उसमें और कई बायोकेमिकल्स रहते हैं। और यदि गोबर की अच्छे से गली सड़ी खाद है तो हमारी मिट्टी के अंदर उसके प्रयोग से ह्यूमिक एसिड, मैलिक एसिड का स्तर भी बढ़ जाता है और ये ऐसे रसायन हैं जो फलों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि अधिक आवश्यकता, अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें क्योंकि उसके प्रयोग से यदि हम करेंगे हमारी मिट्टी के, हमारे खेत में माइक्रो स्तर घटेगा, मिट्टी कठोर होगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो जो रोग कारक जीवाणु तेजी से विकसित होते हैं और इसीलिए आज हमारी फसलों में, हर फसल में 2-4-5 तरह के रोग लग जाते हैं। हर फसल में ऐसे रोग लगते हैं, उसके लिए हमें काफी मात्रा में दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं, वो भी अतिरिक्त बोझ किसानों को हमारे ऊपर आता है। हम उत्तम किस्म के बीज का प्रयोग करने के बावजूद भी अपनी जो फसल उत्पादकता का 50% भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी उत्पादकता तो बढ़ रही है लेकिन हमारे पास बोझ बढ़ता जा रहा है, हमारे हाथ कुछ नहीं आ रहा। इसीलिए अधिकांश किसान धीरे धीरे कर्जदार होते चले जा रहे हैं। ये बहुत चिंता का प्रश्न है। किसान कर्जदार होता जा रहा है, उसकी मिट्टी बांझ होती चली जा रही है, जुताई में, बुवाई में, पानी देने में खर्चा अलग बढ़ रहा है, रोग लग जाए, रोगों की दवाइयाँ खरीदने में, कीटनाशकों का प्रयोग करने में अतिरिक्त बोझ आता है। फिर जितनी अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, वो रोग के कारक अलग से बनते हैं। इसलिए हमारे समाज में रोगों की दर भी बढ़ती जा रही है, छोटे छोटे बच्चों में ऐसे भयंकर रोग हो रहे हैं। तो
इस सबको अपने दिमाग में रखकर हमें ये प्रयास करना है कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना। क्योंकि रासायनिक खादों के रूप में आप यूरिया का प्रयोग करेंगे, डीएपी का प्रयोग करेंगे, एमओपी का, एसएसपी का, टीएसपी, किसी का भी प्रयोग करेंगे, अंततः वो पानी तक पहुंच जाएगी, जल स्रोतों तक पहुंच जाएगी। मिट्टी में तो है ही है, खाद्यान्न चाहे वो अनाज हैं, सब्जियां हैं, फल, उनके माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाएगी, समाज में पहुंच जाएगी, तो वो भी दुष्प्रभाव डालेंगे। और इसीलिए जो किसान मित्र अपने अनाज का या फलों सब्जियों का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, दूसरे देशों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वहाँ भी उनकी फसलों, उनके खाद्यान्न की, साग सब्जियों की टेस्टिंग होती है और उनमें ऐसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, तो वो उनका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। हर साल हमारे किसानों को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऑर्गेनिक यदि करें तो उसकी उत्पादकता घट जाती है, उससे चिंतित हो जाते हैं। उसकी भी शर्त ये है कि पहले 3 साल तक अपने खेतों को रसायन मुक्त रखो। लेकिन इन सब से बचने के लिए आप एक प्रयास कर सकते हैं कि आप गोबर भस्म का एक बार ट्रायल करके देखिए। मैं पहले कई बार दिखा चुका हूँ, गोबर भस्म का आप प्रयोग करेंगे, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक बार ट्रायल करके देखिए, ये गोबर भस्म पूर्ण है। आप स्वयं इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने तो बताया कि यदि आप बचने से, आप देसी गाय आपके पास नहीं है, आपके पास मोरिंगा नहीं है, सीवीड्स नहीं है, आप देसी गाय नहीं है तो गोबर नहीं है, गोबर नहीं है तो गोबर की राख नहीं है, देसी गाय नहीं तो गोमूत्र नहीं है, गोमूत्र से आप क्षार तैयार करोगे, इतना लंबा प्रोसेस करोगे, तो उसकी तुलना में इसका प्रयोग करके देखिए, बहुत सस्ता है। मैं तो प्रयोग करने के लिए फ्री देता हूँ, आप फ्री मंगा सकते हैं, मुफ्त में इसका ट्रायल करके देखिए, किसी भी फसल में करके देखिए। आप खाद्यान्न में गेहूं है, चावल है, कॉटन है, गन्ना है, मटर है, चना है, सरसों है, कोई भी फसल है, साग सब्जियां हैं, चाहे कोई भी सब्जी है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, कोई भी फसल है, चाहे वो भिंडी है, टमाटर है, बैंगन है, गोभी है, कोई भी सब्जी है, कोई फल है, अमरूद है, आम है, केला है, अनानास है, सेब है, कोई भी फल, इसका प्रयोग करें। आपको हर हर फसल में, हर साग सब्जी में इससे अप्रत्याशित रिजल्ट मिलेंगे। और जब इससे प्रभावित होंगे तो उसका प्रयोग करके देखिए। मैं इसे बेचने के लिए नहीं, मैं तो मिट्टी के स्वास्थ्य में लगाऊंगा। मिट्टी स्वस्थ होगी तो मेरे को प्रसन्नता होगी, मैंने बिजनेस नहीं करना। तो आप निःशुल्क उसको मेरे यहाँ से प्राप्त करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप एक क्यारी में करके देख लीजिए, आप 100, 150, 200 ग्राम की क्यारी में साग सब्जियों से शुरू करके देख लीजिए। आप 2, 4, 5, 10 फल के पेड़ अपने घर के आसपास, अपने खेत में, अपने गार्डन में लगा के देखिए, उसमें प्रयोग करके देख लीजिए। आपका आपको इसका रिजल्ट 1, 1.5 महीने में लगना, पहले महीने से आ जाएगा। आप जैसे इसका प्रयोग करेंगे, मिट्टी की संरचना में बदलाव आ जाएगा। जो जो जिन फसलों पर, जिन पेड़ पौधों पर इसका प्रयोग करेंगे, उनके रंग में बदलाव आ जाएगा, पत्तियों का साइज बढ़ जाएगा, पत्तियों का रंग बदल जाएगा, नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, नई टहनियां शुरू हो जाएंगी, नई फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, फलों की संख्या, फलों का आकार, फलों की गंध, स्वाद, सब में फर्क। आप इसका प्रभाव हर चीज में देखें, क्योंकि ये मिट्टी को स्वस्थ करने की प्रक्रिया है। ये मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु, उनकी दर बढ़ा देगी, उनकी गतिविधि को बढ़ा देगी, मिट्टी को मुलायम भुरभुरा बना देगी, उसकी कठोरता को दूर कर देगी, मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता बढ़ा देगी। मिट्टी नरम होगी तो जो भी पौधे, जो भी आप बीज उसमें लगाएंगे, उसकी जड़ें अधिक गहराई तक जा पाएंगी। और अधिक गहराई में जाने का अर्थ है कि वो पोषक तत्वों को अधिक क्षमता से प्राप्त कर सकते हैं, कि हमारी मिट्टी के अंदर एक अलग प्रक्रिया चलती रहती है। तो आप इसके माध्यम से बहुत सारे रासायनिक खादों से बच सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि रासायनिक खादों की उपयोगिता हम 2.5 से 3 साल में बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी मिट्टी इतनी प्राकृतिक हो जाएगी, इतनी सहज हो जाएगी, जैसे कि आज से 100, 150 साल पहले थी। यद्यपि मैं फिर कहूंगा कि अब का समय 100, 150 साल पहले समय से अलग है। आज हर खेती में हर बीज हाइब्रिड है। आज हम प्राकृतिक बीजों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम देसी बीजों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। देसी बीजों की अपनी क्षमता रहती थी, स्वाद था, वो ज्यादा पौष्टिक थे, वो अलग चीज है। लेकिन आज हम पौष्टिकता की तरफ में, वो बहानेबाजी, एडवर्टाइजमेंट जो मर्जी हो, लेकिन यथार्थ यही है कि उत्तम बीजों के नाम पर हम सिर्फ फसल की क्षमता बढ़ाने वाला या
विज्ञापन देकर बेचने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। आज निश्चित है कि हम सही तरीके से वैज्ञानिक पद्धति से चलें तो आधुनिक संस्कार के बीज हैं, उच्च जो उच्चतम परिणाम वाले जो बीज हैं, उनसे 100 सवा 100 क्विंटल तक की फसलें हम प्रति एकड़ ले सकते हैं। लेकिन उनके अंदर बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी रहेगी, उतनी मात्रा में फिर हमें अपनी फसलों को पोषक आहारों को देने की ज़रूरत होगी। वो प्राकृतिक तरीके से नहीं, लेकिन प्राकृतिक बीज के माध्यम से हम 100% फसल भी ले पाएँगे, फसल पौष्टिक होगी, स्वस्थ होगी, निरोगी होगी, कोई रोग नहीं लगेगा, मिट्टी सामान्य रहेगी, मिट्टी की उपजाऊपन घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आपने देखा है, एक अनुभव किया है कि जब भी हम कोई भी बीज अपने खेतों में डालते हैं, कोई पौध लगाते हैं, तो हर बीज के साथ में, हर पौधे के साथ जड़ों में कई तरह के माइक्रोब्स सक्रिय हो जाते हैं। वो खुद अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, तो मिट्टी को भी उपजाऊ बनाने का प्रयास करते हैं। फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन मिट्टी ही सामान्य नहीं रही, मिट्टी को ही हमने खराब कर दिए, या मिट्टी के अंदर के सूक्ष्मजीव ही हमने नष्ट कर दिए, तो अब समस्या खड़ी होगी। तो गोबर भस्म संपूर्ण के माध्यम से, गोबर की खाद के माध्यम से, मैं गोबर की भस्म संपूर्ण की बात नहीं कर रहा, आप देसी गाय के गोबर के प्रयोग से भी अपनी मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं। अपने खेत में देसी गाय को बैठाइए, देसी गाय के गोबर का प्रयोग करिए, गौमूत्र का प्रयोग करिए, गोबर की राख छिड़किए, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी खेत की मिट्टी की जो उपजाऊपन है लौट रही है। धीरे धीरे आप चाहेंगे कि आपकी फसलों को अब रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं, आप देखेंगे कि आपकी फसलों में रोग भी कम लग रहे हैं। डाइवर्सिटी है आपके खेतों के आसपास, जो कई तरह के पौधे खरपतवार सतह हो आएंगे, उनको नष्ट नहीं करना, उनको समाप्त नहीं करना, उनको उखाड़ के वहीं प्रयोग कर लेना है, क्योंकि वो उनका जब अपघटन होगा तो वो भी आपूर्ति कर देंगे। इसके माध्यम से आपकी फसलों, खेत के आसपास तितलियां, भंवरे आदि फिर से सक्रिय हो जाएंगे। कई तरह की जो जीव आपके खेत के आसपास लुप्त हो गए, दिखाई नहीं देते, वो भी लौट आएंगे, मेंढक चराने लगेंगे। केंचुए अपनी प्रक्रिया दिखाना, केंचुओं का आना, मेंढकों का टर्राना, तितलियों का वापस लौटना, भवनों का वर्गीत करना, ये चीज इस बात की करते हैं कि अब अपने प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त के लिए अब किसी रासायनिक खाद की जरूरत नहीं है। रासायनिक खादों ने इनको मार दिया, समाप्त कर दिया, भगा दिया। हमने फिर से स्थितियां बंदी कि अब प्राकृतिक रूप से सामने स्थापित कर दिए, सारे जीव लौट आए और हमारी फसल, हमारी मिट्टी सामान्य हो गई। तो यही आज का परिणाम है। धन्यवाद मित्रों।